तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया द लवर गर्ल का भाग। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दादी को जवाब ना देता देख विमान ने फिर पूछा, दादी गुड्डू कहाँ है? क्या वो वालिदी के साथ है? दादी ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा वो प्रिया को चोट लग गई थी। चोट? कैसी चोट? जरूर उछल कूद कर रही होगी। अभी कहाँ है? क्या वो अपने कमरे में है? विमान अपनी जगह से उठते हुए परेशान सा बोला। दादी ने विमान को प्रिया के बारे में बताया तो उनकी सोच के मुताबिक विमान उनकी पूरी बात सुने बिना ही प्रिया के रूम की ओर भाग गया। दादी भी अपनी जगह से उठी और उसके पीछे चली गई। विमान ने जल्दबाजी में रूम का गेट खोला तो प्रिया की नींद टूट गई। बाली जो प्रिया के पास बैठी थी, उसने गेट की ओर देखा तो विमान तेज कदमों के साथ उस ओर ही आ रहा था। प्रिया के सर पर बंधी गहरी सफेद पट्टी को देख विमान बुरी तरह परेशान हो गया। ये कैसे लगी तुझे? हाँ, विमान बेचैन सा उसके सर पर हल्के से हाथ रख बोला। प्रिया ने नींद से बोझिल आंखें मुश्किल से खोली और विमान को देख धीमी आवाज में बोली, टेडी वो मैं सोफे से नीचे गिर गई थी। विमान उसकी धीमी आवाज सुन और परेशान हो गया। क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? विमान की आवाज में दर्द था। ये देख प्रिया ने अपनी दोनों आंखें उल्टी हथेली से मसली और उबासी लेते हुए बोले, नहीं टेडू, अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। विमान को उसकी नॉर्मल हरकतें देख तसल्ली हुई और अब वो थोड़ा गुस्से से भर गया। क्या कहा था तूने? सोफे से गिर गई? ऐसा भी क्या कर रही थी तू? एक जगह टिक कर बैठा नहीं जाता तुझसे? 1000 बार कहा है ध्यान से चला कर, या फिर आंखों की जगह बटन लगाकर घूमती है। विमान नॉन स्टॉप प्रिया को सुनाए जा रहा था और प्रिया उबासी पर उबासी लिए जा रही थी, मानो विमान के लेक्चर को सुन बोरियत से बुरी तरह मरी जा रही थी। दादी जो उसके पीछे पीछे रूम में आई थी, विमान को प्रिया को डांटता देख उन्होंने अपना सर पीट लिया। तभी उनके पीछे से कबीर की गंभीर आवाज आई। विमान अपनी आवाज को धीमी रखे कबीर बाली को प्रिया के पास छोड़ एक बेहद जरूरी कॉल अटेंड करने बाहर गया था, ताकि बात करते दौरान उसकी डॉल की नींद न टूट जाए। लेकिन जब वो अंदर आया तो विमान को इस तरह प्रिया को डांटते देख गुस्से से भर गया। कबीर की कठोर आवाज सुन एक पल को सबके शरीर में कपकपी छूट गई। बाली के पसीने छूट गए क्योंकि कबीर ने सख्त ऑर्डर देकर कहा था कि प्रिया के आसपास कोई चू की भी आवाज नहीं होनी चाहिए। मेहमान ने कबीर की ओर देखा तो उसकी गुस्से भरी बर्फ से भी ठंडी आंखें देख डर गया। जब तुम्हें दिख रहा है इसके सर पर चोट लगी है तो तुम धीमी आवाज में बात नहीं कर सकती। कबीर ने कठोर आवाज में लगभग विमान को डांटते हुए कहा, सॉरी भाई, वो इसी लापरवाही पर गुस्सा आ गया था। विमान को गिल्ट महसूस हुआ। उसे भी कबीर की बात सही लगी, लेकिन प्रिया को लापरवाही की देख वो उस पर गुस्सा करने से खुद को रोक नहीं पाया। विमान को कबीर से सॉरी बोलता देख प्रिया ने अपनी बिल्ली सी आंखें छोटी कर ली और घूर कर विमान को देखते हुए बोली, तुमने मुझे सॉरी क्यों नहीं बोला? आखिर इतनी सारी डांट तो मैंने खाई ना। मेहमान ने उसकी बात सुन घूर कर उसे देखा और बोला, सॉरी, और तुझे मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए? प्रिया ने नाक सिकोड़ते हुए चिढ़कर कहा, गहना कहेगा। तभी प्रिया को कुछ याद आया, जिसे देख उसने फट से पूछा, अभी टाइम क्या हो रहा है? कबीर ने फोन में टाइम देखा और बोला, अभी 9 बज रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? प्रिया कबीर के सवाल पर इधर उधर देखते हुए कोई जवाब ढूंढने लगी। वो आप सबको डिनर भी तो करना है ना, इसलिए पूछा। कबीर ने सर हिलाया, जिस पर प्रिया ने गहरी सांस छोड़ी। हम अब चलो पहले डिनर कर लो, दादी ने कहा, जिस पर प्रिया की आंखें चमक उठी और ये सब कबीर की चील सी नजरों से छुप ना सका। कबीर ने अपनी जागती नजर प्रिया के छोटे से चेहरे पर टिका ली। टेडी, मुझे मेरा फोन ला कर दो ना। हाँ, रुक, वैसे कहाँ रखा है? मेरे रूम में ही, चार्जिंग पर लगा होगा। रुक, अभी लाता हूँ, कहते हुए विमान प्रिया का फोन लेने चला गया। आप लोग भी डिनर कर लीजिए,
प्रिया ने मुस्कुराते हुए सबकी ओर देख कहा, जिस पर कबीर को छोड़ दोनों ने हाँ में हिला दिया। बाली और दादी रूम से चली गई, लेकिन कबीर को अपनी जगह से हिलता ना देख प्रिया ने टिमटिमाती आंखों से उसे देखा और बोली, क्या हुआ कबीर जी, आप क्यों नहीं जा रहे हो? कबीर ने अपनी आंखों के आकार को छोटा किया और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसकी बात सुन प्रिया परेशान हो गई। कबीर जी, मैं कोई बदमाशी नहीं करूंगी, पक्का। पिंकी प्रॉमिस। मैं ना सिर्फ अपने 2 हाथ ही हिलाऊंगी, इनके सिवा मैं एक दूसरा भी नहीं हिलूंगी। कहते हुए प्रिया ने अपने गले को अंगूठे और उंगली के बीच में पकड़ लिया। कबीर ने अब विश्वास से उसे देखा और बोला, मैं अपना डिनर यहीं मंगवा लूंगा। प्रिया ने अपने सामने खड़ी जिद्दी इंसान को देखा और हारा हुआ सा मुंह बना नौटंकी करती हुई बोली, अब मुझे पता चल गया आप क्यों नहीं जाना चाहती। अब मेरे सामने अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और मुझे चिढ़ाएंगे ना, मुझे सब पता है। जाइए, अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अब मैं आपसे सच्ची वाला करती हूँ। कहते हुए प्रिया ने नाराज सा मुंह बना आंखें फेरती हुई बंद कर ली। कबीर ने लाचारी से प्रिया को देखा। वो इस वक्त प्रिया की मासूमियत के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसे प्रिया का इस तरह खुद पर से आंखें फेरना रत्ती भर भी पसंद नहीं आया। नॉल, तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। तो फिर आप सबके साथ डिनर क्यों नहीं कर रहे? प्रिया ने आंखें बंद किए हुए ही पूछा। मुझे तुम्हारी फिक्र है। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ डिनर करने, लेकिन जब तक वापस नहीं आ जाता अपनी जगह से हिलना मत। प्रिया ने आंखें बंद किए हुए ही कहा। लेकिन कबीर को ये रास नहीं आया। उसे लगा प्रिया अब भी उससे नाराज है। कुछ देर बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो प्रिया ने अपनी आंख खोली तो सामने कबीर का चेहरा था। ये देख प्रिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। आप गए नहीं? तुम मुझे देख क्यों नहीं रही? कबीर ने उदासी ट्यून में कहा, जिस पर प्रिया ने अपनी आंखें झपकाई और बोली, मैं तो आपको देख रही हूँ ना। आगे से मुझे देख आंखें मत फेरना, मुझे ये नहीं पसंद। कबीर ने कठोरता से अपनी बात कही और प्रिया के माथे और हल्के से चूमते हुए चला गया। प्रिया ने मुस्कुराकर कबीर को जाते हुए देखा और मन ही मन बोली, कबीर जी कितने मासूम हैं, मेरी बातों में आ गए। ही, ये मोटा अभी तक आया क्यों नहीं? मेरे किट्टू को भूख लगी होगी। तभी विमान अंदर आया और उसे उसका फोन पकड़ाते हुए बोला, ए ले तेरा फोन, तुम भी जल्दी से डिनर कर लो, फिर याद से किट्टू को खाना खिला देना। ठीक है। हाँ ठीक है, कहते हुए विमान चला गया। प्रिया ने अपनी छोटी छोटी उंगलियां स्क्रीन पर दौड़ानी शुरू कर दी और कुछ ही देर बाद उसकी स्क्रीन पर किट्टू उदास सा जमीन पर सर टिकाए बैठा था। उसे यूं उदास देख प्रिया की आंखों में नमी उतर आई। किट्टू बेबी। प्रिया की प्यारी सी आवाज किट्टू के कानों में पहुंची तो उसने फट से सर उठाया और आवाज की दिशा में देखा तो उसके सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन पर प्रिया थी। किट्टू की आंखें चमक उठी। वो खुशी से जोर से घुर्राया, जिसे देख प्रिया खिलखिला उठी। के सामने किट्टू इधर उधर उछल रहा था। कुछ देर उछलने के बाद वो पूरी तरह स्क्रीन से चिपक गया, मानो प्रिया को गले लगा रहा हो। बच्चा, तुम मम्मा को मिस कर रहे हो? जिस पर किट्टू हौले से घुराया, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अभी टेडी तुम्हें खाना खिलाने आएगा, ठीक है? अच्छे बच्चे की तरह खाना फिनिश करना, ओके किट्टू? फिर गुर्राया, जिस पर प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, ममास गुड बेबी। तभी किट्टू का ध्यान प्रिया की सर पर लगी सफेद पट्टी और साइड में लगे दाग पर गई तो स्क्रीन पर हाथ रखते हुए जोर से गुर्राया, जिसे देख प्रिया प्यारी सी स्माइल के साथ उसे शांत करवाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ मुझे किट्टू, बस थोड़ी सी चोट लग गई। जिस पर किट्टू फिर गुर्राया। इस पर प्रिया ने जवाब दिया, नहीं अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन किट्टू का अब वहां रहना घुटन भरा हो गया था। प्रिया के सर पर लगी चोट को देख उसका वहां ठहरना मुश्किल हो गया था। किट्टू एक बार फिर घुराया, जिस पर प्रिया की आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो गई। नहीं, तुम बाहर नहीं आओगे, समझे? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी।
किट्टू प्रिया की दाँत पर शांत सा पड़ गया। उसकी आंखों में उदासी भर गई। सॉरी बेबी, लेकिन तुम्हें पता है ना, अगर तुम बाहर आओगे तो क्या होगा? बस कुछ देर की तो बात है, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हाँ, प्रिया ने उसे समझाते हुए कहा। इसी तरह दोनों ढेर सारी बातें करते रहे। दूसरी ओर उस होटल में आकाश आज अपनी किसी जरूरी मीटिंग के दौरान उस होटल में आया हुआ था। अंदर उसके साथी लोग बैठे थे और आकाश श्रिया जी का फोन अटेंड करने बालकनी में आया हुआ था। लेकिन वो जैसे ही कॉल कट कर पीछे मुड़ा, तभी कोई आवाज़ सुन पीछे पलटा तो सामने शिवा को देख हैरान हुआ। लेकिन अगले ही पल शिवा की हरकत पर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने हवा के झोंके की तरह हरकत की और शिवा के पैर को पकड़ ऊपर खींच उसे कसकर अपने गले से लगा लिया और उसकी खौफनाक हरकत पर उसे डांटने लगा। अंदर बैठे लोग हैरान थे। वे आकाश को इस तरह किसी लड़की को गले लगाता और उसे डांटता देख शौक में थे। वहां शेरा भी मौजूद था। शिवा को इस तरह बालकनी में देख उसकी आंखें शक से भर गईं। शिवा आकाश के हाथ अपनी बाजुओं से हटा इमोशनल लेस चेहरे के साथ बोला, आपको इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, चलता हूँ। कहते हुए शिवा रूम के गेट की ओर बढ़ने को हुआ कि आकाश, जो बुरी तरह गुस्से से भरा हुआ था, उसने कसकर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर करते हुए दांत पीसते हुए बोला, अब जब डिस्टर्ब कर ही दिया है तो थोड़ा और डिस्टर्ब सही। कहते हुए वो उसे रूम में ले आया। आकाश ने सामने खड़े लोगों की ओर देखा और कठोर आवाज में बोला, मीटिंग इज ओवर नाउ, यू ऑल कैन टेक लीव। आकाश की बात सुनते ही वो लोग वहां से चले गए। अब वहां आकाश, शिवा, शेरा और कुछ दूसरे गार्ड उस रूम में मौजूद थे। सिगरेट की कस भरता आकाश एकटक गुस्से से भरा सामने खड़े शिवा को घूर रहा था। क्या कर रहे थे तुम यहाँ? कुछ जरूरी काम था, शिवा ने हमेशा की तरह भावहीन चेहरे के साथ जवाब दिया। आकाश की मुठ्ठियां कस गईं। वो कुछ बोलता उससे पहले ही शेरा शक्की नजरों से शिवा को देखते हुए बोला, आकाश, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये लड़का ठीक नहीं है। आज इसने साबित भी कर दिया और ये अब बताएगा भी तो क्या कि ये यहाँ जासूसी करने आया था। शेरा गुस्से से शिवा की ओर बढ़ा और बंदूक की नोक शिवा के माथे पर रखता हुआ गुस्से से बोला, बता क्या कर रहा था तू यहाँ? बोल, वरना 6 की 6 तेरे भेजे में उतार दूंगा। शेरा की ये हरकत आकाश को रत्ती भर सी रास नहीं आई। उसने शिवा के चेहरे की ओर देखा जो शांत सा खड़ा था। शेरा, दूर हट, आकाश ने कहा, जिस पर शेरा उसकी बात न मानते हुए बोला, नहीं आकाश, आज या तो ये सच बोलेगा या मेरी बंदूक। आकाश की नजरें कठोर हो गई। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, मैंने कहा दूर हट। शेरा ने आकाश की ओर देखा जिसकी आंखें लावे से भभक रही थी। ये देख उसने मन मारकर खुद को शिवा से दूर कर दिया। शिवा ने एक कोल्ड नजर शेरा पर डाली और आकाश की ओर देख बोला, मुझे जाना है तो यहाँ आने को किसने कहा था? शेरा हौले से बड़बड़ाया, लेकिन आकाश के कानों तक उसके शब्द पहुंच गए। सब बाहर जाओ, आकाश ने कठोर आवाज में कहा, जिस पर सब गेट की ओर मुड़ गए। शिवा को भी जाते देख आकाश ने कोल्ड वॉइस में कहा, शिवा तुम नहीं। शेरा ने आकाश पर एक अजीब नजर मारी, फिर गुस्से से शिवा को देखते हुए वहां से चला गया। शिवा इस वक्त काफी इरिटेट लग रहा था। आकाश अपनी जगह से उठा और शिवा की ओर अपने कदम बढ़ा लिए। उसे अपने पास आता देख शिवा उसे अजीब नजरों से देखने लगा। आकाश ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शिवा ने सर उठा उसे देखा तो आकाश की आंखों को एकटक अपनी कलाई की ओर घूरते हुए पाया। शिवा अपने हाथ में कोई हरकत करता उससे पहले ही आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पहने काले टी शर्ट की लंबी स्लीव ऊपर उठाई तो वहां खून के दाग थे। आकाश ने उस पर अपना अंगूठा फेरा तो वहां कोई चोट का निशान नहीं था। ये देख उसकी आंखें कठोर हो गईं। इसी बीच शिवा ने अपना हाथ वापस खींचना चाहा, लेकिन का छोटा हाथ पूरी तरह आकाश की मजबूत पकड़ में कैद था। किसका खून किया तुमने? आकाश उसके हाथ को छोड़ अपनी गहरी आंखें उस पर टिकाते हुए एक सीरियस ट्यून में बोला। उसका ऑरा इस वक्त सख्त था। उसकी मजाकिया पर्सनालिटी इस वक्त उसके आसपास भी नहीं थी।
शिवा उसके सवाल पर बिल्कुल भी हैरान नहीं था। उसने प्लेन चेहरे के साथ जवाब दिया, अजित ओबराय। शिवा ने आकाश के सवाल का जवाब इसलिए दिया क्योंकि वो जानता था इस वक्त जिस रूम में वो खड़ा था उसे छोड़ बाकी के एक रूम में पुलिस की फौज ने छानबीन कर ली है। अब तक तो पूरे होटल को सीज भी कर दिया होगा। आकाश उसके जवाब पर हैरान था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा ये छोटा सा लड़का अजीत जैसी बड़ी हस्ती को मार सकता है। इस वक्त उसके अंदर शिवा को जानने की बुरी क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। वो इतना तो जानता था कि शिवा कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये उसने पहली नज़र में ही पता लगा लिया था, क्योंकि कोई आम इंसान शिवा जैसी फाइटिंग स्किल्स का ये भी पता नहीं कर सकता था। और वो क्यों? आकाश ने सटीक जवाब की उम्मीद की, लेकिन शिवा इस बार मौन रहा, जिसका मतलब अब आकाश आसानी से समझता था कि जब शिवा मौन रहता तो मतलब साफ था, वो उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। आकाश ने फिर कोई सवाल नहीं किया। तभी गेट पर नॉक हुआ और आकाश की परमिशन पर शेरा अंदर आया। आकाश, अजित ओबराय का किसने खून कर दिया? शेरा काफी हैरानी भरे लहजे में बोला। आकाश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर शेरा हैरान हो गया। शेरा, चॉपर रेडी करो, हम इसी वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। पुलिस ने पूरा होटल सीज कर दिया है और होटल में जितने भी लोग मौजूद हैं सबसे पूछताछ चल रही है। आकाश ने उसकी ओर एक टेढ़ी मुस्कान फेंकी और बोला, क्या उनकी इतनी औकात है कि वो आकाश मल्होत्रा के सामने नजरें भी उठा सके? शेरा ने नाम में सर हिलाया और बोला, ठीक है, चलो फिर। और तुम मेरे साथ चल रहे हो? आकाश शिवा को ऑर्डर देते हुए बोला, क्योंकि आकाश जानता था नीचे खड़े पुलिस वालों ने होटल की सारी फुटेज निकाल ली होगी और उसमें भले ही शिवा ने अपना चेहरा कवर कर रखा हो, लेकिन उसकी बेहरी आंखें उसे शक के घेरे में आसानी से खड़ा कर सकती थी। शिवा ने कोई आपत्ति नहीं जताई और अपना सर हाँ में हिला दिया। पहले उसके अपने खुद के प्लान्स थे, लेकिन उसका वक्त आकाश द्वारा बर्बाद किया जा चुका था और अब वो चाहकर भी उन पुलिस की फौज के बीच से बाहर नहीं निकल सकता था। इसलिए उसने आकाश के साथ ही जाना ठीक समझा। कुछ ही देर में आकाश का चौपर हवा में था। किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। शिवा ने एक नज़र नीचे होटल की ओर की, फिर सीधा देखने लगा। आकाश ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम क्या सोचकर बालकनी से कूदे थे? अभी मत कह देना तुम मुझे देखकर कूदे थे। शिवा ने भावहीन चेहरे के साथ जवाब दिया, आपको देखकर ही कूदा था। आकाश ने अपनी आंखें छोटी कर ली। बदमाश लड़के, मैं इतना डरावना दिखता हूँ जो तुम मरने को राजी हो गए? मुझे तो ये सोच सोच कर दुख हो रहा है। अगर तुम मर जाते तो मेरे सैंडविच कौन बनाता? लेकिन तुम्हें तो अब मेरा सुख यार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी जान बचा ली। शिवा ने घूर कर आकाश को देखा, मानो आंखों ही आंखों में कह रहा हो, गजब इंसान है, मेरे मरने के गम से ज्यादा इसे सैंडविच की पड़ी है। आकाश ने उसे खुद को घूर दबा घमंड से नाक ऊंची करते हुए कहा, हा हा हा, अब तो मुझे थैंक यू बोलना चाह रहे होगे कि मैंने तुम्हारी आज जान बचा दी। लेकिन मुझे तुम्हारे बकवास से थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप जाकर मेरे लिए खाना बना देना, और हाँ, इस बार वो सुबह वाले पराठे बनाना। अब सिवा आकाश की बातें और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका मन तो अब सच में चौपट से कूदने का हो रहा था। आखिर कोई इंसान मन से ही इतनी बातें कैसे बना सकता है? इस वक्त शिवा को घनघोर पछतावा हो रहा था कि वो किस मनुष्य घड़ी में इस इंसान से मिला। मिला तो मिला, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय उसके हाथ क्यों नहीं टूट गए? उसकी आंखों को मोतियाबिंद क्यों नहीं हो गया? वैसे तुम्हें और क्या क्या बनाता आता है? आकाश ने आंखों में चमक लिए हुए पूछा। उसे तो ये सोच सोच कर एक्साइटमेंट हो रही थी कि शिवा को अगर और भी चीजें बनानी आती होंगी तो कितना लाजवाब होगा। पता नहीं उनका टेस्ट कितना डिलीशियस होगा। शिवा ने साफ साफ उसके सवाल को इग्नोर कर दिया। ये देख आकाश इस बार चिढ़ गया। तुम नहीं बताओगे तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से पूछ लूंगा। हाँ,
शिवा ने नीचे की ओर देखा तो वो आकाश की मेंशन पर लैंड करने वाले थे। कुछ समय बाद शिवा एप्रन पहने किचन में खड़ा खाना बना रहा था। उसकी आंखें गुस्से से आग उगल रही थी, क्योंकि उसकी दोस्त ने उसे धोखा दे दिया था। आकाश ने स्वाति से कॉल कर पूछ लिया था, जिस पर वो शिवा की कुकिंग स्किल्स की बढ़ा चढ़ाकर तारीफें कर रही थी और साथ में उसे क्या क्या बनाना आता है सब कुछ स्टार्टिंग से ले एंड तक पूरी जानकारी दे डाली। बात करते वक्त पूरे समय आकाश शिवा को होठों पर जीत की तेरी मुस्कान चढ़ाए घूर रहा था। उसने स्पीकर ऑन कर रखा था, जिससे शिवा स्वाति का कहा हर एक शब्द सुन पा रहा था। अभी तक खाना नहीं बना क्या? आकाश प्लेट में चम्मच बजाते हुए जोर से बोला। इधर शिवा ने हाथ में लिए चमक को इतनी जोर से पकड़ा कि वो दो भागों में बट गया। पास मदद कर रहे सर्वेंट ये देख डर गए। शिवा के शरीर से निकल रही आदरस्य आग की लपटों से वो पसीने से भीग गए थे। उन्हें भी नहीं पता था कि वो अपने सामने खड़े छोटे से लड़के से क्यों डर रहे हैं, लेकिन वो खुद को कांपने से रोक भी नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद सर्वेंट डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगे। आकाश अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए होठों पर जीभ फेरने लगा कि अचानक उसकी आंखें छोटी हो गईं। ये क्या, तुमने बस इतना ही बनाया? आकाश ने शिवा से नाखुश लहजे में पूछा। शिवा ने चिढ़ भरे लहजे में एक नजर उसे देखा, फिर डाइनिंग टेबल पर रखी डिशेस को देखा, जहां उसकी फरमाइश पर पराठे, दो सब्जी, दाल मखनी और मीठे में आइसक्रीम तक बना दी थी। वो भोजन एक इंसान के लिए तो काफी ही था। पास खड़े सर्वेंट आकाश को हैरान नजरों से देखने लगे कि आखिर उनका बॉस अंधा तो नहीं हो गया। वहाँ कौन सा एक भरा पूरा परिवार बैठा है जो खाना कम पड़ जाएगा? आखिर है तो वो अकेला। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पराठे खा पाएगा। ये है इन बेचारों की खासम खास गलतफहमी, जो कुछ ही देर बाद दूर होने वाली थी। शिवा ने कुछ नहीं कहा, जिस पर आकाश खाते हुए ही बोला, कोई नहीं, इस बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार ध्यान रखना वरना सैलरी में से पैसे काट दूंगा। शिवा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सर्वेंट उसे दया भाव से देखने लगी। तभी शिवा का फोन रिंग करने लगा। उसने फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो स्वाति शो हो रहा था। वो फोन ले वहां से दूर चला गया। आकाश की नजर जब उसके फोन पर पड़ी तो उसने एक भौं उठा दी और बड़बड़ाते हुए बोला, क्या इसके पास ढंग का फोन भी नहीं है? थोड़ी देर बाद शिवा वापस आया तो आकाश बोला, तुम आज के मॉडर्न टाइम में एक कीपैड चला रहे हो? शिवा ने अपने हाथ में लिए छोटे से कीपैड फोन को अपनी पॉकेट में रख लिया और हामी में सर हिला दिया। तुमने तो मेरी नाक कटा दी, लोग क्या कहेंगे? आकाश का बॉडीगार्ड होकर भी कीपैड यूज करता है। कल ही एक नया फोन दिलवा दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी एडवांस में दे दूंगा। शिवा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उससे पहले ही आकाश बोल उठा, हाँ हाँ मुझे पता है, अब तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कुकिंग स्टाइल से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तो समझ कर रख लेना। शिवा का इस वक्त दिमाग का दही हो रहा था। उसने गुस्से से अपने दांत पीसे और उसकी बड़बड़ सुनता रहा। और मेंशन रात के 10:48 के करीब, दादी अब मुझे इस रूम में और नहीं रहना, कितनी स्मेल आ रही है यहाँ। फिर ये अपना छोटा सा नाक पकड़ बोली, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। बेमान आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोला। प्रिया ने गुस्से से उसे मुंह फुला घूरा और बोली, यहाँ बीमार तुम हो या मैं, तू ही है तो फिर स्मेल तो मुझे ही आएगी ना। ये कहाँ का लॉजिक हुआ भला? विमान भौं चढ़ाते हुए उसके अजीब से अनलॉजिकल बात पर बोला। अब तुम दोनों बहस करना बंद करो। नर्स की ओर देखते हुए दादी बोली, बेटा जाओ इसे चेक कर लो, फिर इसे रूम में ले जाना है। जी मैडम कपूर, इन्हें एक इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन का नाम सुन दादी और विमान और कबीर तीनों ने प्रिया की ओर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसकी मोटी मोटी आंखें और भी बड़ी बड़ी हो रखी थी। तभी प्रिया ने तूफान की फुर्ती की तरह हाथ चलाया और खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट में लपेट लिया।
अब बस उसका छोटा सा सफेद चेहरा ही बाहर झाँक रहा था, बाकी निचला पूरा शरीर कंबल में गुम था। इस वक्त प्रिया किसी स्नो में से नहीं लग रही थी। कबीर प्रिया के इस बर्ताव से गुस्सा हो गया। वो जल्दी से उसके पास आया और उसके हाथों को नीचे कर बड़े ध्यान से कंबल को उसके सर से नीचे उतार उसे कठोरता से टपकने लगा। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने मना किया ना, ज्यादा हिलना नहीं। कबीर के डांटने से प्रिया का चेहरा उदास सा हो गया। उसने अपना प्यारा सा पप्पी फेस कबीर की ओर किया और धीमी आवाज में बोली, कबीर जी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, प्लीज आप इन्हें कह दीजिए ना मुझे इंजेक्शन ना लगाए। कबीर ने उसके भोले से चेहरे को देखा, जहाँ प्रिया अपनी हिन्नी सी आंखों में ढेर सारी उम्मीद लिए बैठी थी। लेकिन कबीर इस बार उसकी ब्लैकमेलिंग आंखों के बस में हरगिज नहीं आने वाला था। डॉल, इंजेक्शन जरूरी है, वरना तुम ठीक कैसे होगी? लेकिन मैंने बहुत सारी टैबलेट भी तो खाई, क्या मैं उनसे ठीक नहीं हो सकती? प्लीज इंजेक्शन नहीं, बहुत दर्द होता है। इससे प्रिया ने रोने सा चेहरा बना कबीर का हाथ पकड़ लिया। डॉल, बस एक छोटा सा इंजेक्शन है, तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। हाँ गुड्डू भाई सही कह रहे हैं, देखिए कितना छोटा सा इंजेक्शन है। विमान नर्स के हाथ में लिए इंजेक्शन की ओर इशारा करता हुआ बोला। प्रिया ने एक नज़र विमान की ओर देखा, फिर नर्स के हाथ में ये इंजेक्शन को देख उसकी पकड़ कबीर के हाथ पर कस गई। उसे वो छोटा सा इंजेक्शन इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। ऊपर से उसकी तीखी चमचमाती नोक उसे और ज्यादा डरा रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू इकट्ठा हो गए। टेडी, तुम भी मुझे इंजेक्शन लगवाना चाहते हो? विमान उसकी रौंदू सी आवाज़ सुन लाचार हो गया। क्यूटी पाई, तुम तो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाली दीदू, आप भी? प्रिया को अपनी ओर अविश्वास की नज़रों से देखता पा बाली को अब अपने कहे शब्दों पर पछतावा हो रहा था। ओह गॉड, अब मुझसे इसका ऐसा चेहरा नहीं देखा जाएगा। प्लीज नर्स, इसे इंजेक्शन मत लगाओ। लेकिन डॉक्टर का सख्त ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकती और इंजेक्शन अभी लगाना जरूरी है। उस नर्स की बातें सुन कबीर ने खुद को पूरी तरह कठोर बना लिया। उसने कंबल में छुपे प्रिया के छोटे से हाथ को बाहर निकाला और नर्स से बोला, नाउ इंजेक्ट इट। नहीं दादी, मुझे बचाओ प्लीज, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। प्रिया कबीर की पकड़ से अपने हाथ को छुड़वाने की जदोजहद करने लगी, लेकिन बाली, दादी, विमान तीनों ऐसे चुपचाप बैठे थे मानो गांधी जी के 3 बंदर हो। नर्स आगे बढ़ी और प्रिया की ओर इंजेक्शन बढ़ाने लगी। उस नर्स की आंखों में कुछ अलग सा था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वो बार बार अपने सूखे गले को तर कर रही थी। कबीर का पूरा ध्यान बस प्रिया को जकड़े रहने में था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नर्स के हाथ पर गई, उसकी आंखें कठोर हो गईं। ये तुम्हारा हाथ इतना कांप क्यों रहा है? प्रोफेशनल हो ही या नहीं? नर्स कबीर की कठोर आवाज़ से घबरा गई। उसने खुद पर काबू करने की कोशिश करते हुए कहा, वो बस ऐसे ही, मैं अभी अपना काम पूरा कर देती हूँ। लेकिन कबीर की चील सी नज़रों में वो नर्स आ गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके कहे शब्दों पर टिक नहीं रही थी। कबीर ने ध्यान से उसके चेहरे पर गौर किया और कुछ ही पलों में उसकी आंखें आग उगलने लगी। वो नर्स प्रिया के हाथ पर इंजेक्शन की नोक लगा भी पाती उससे पहले ही कबीर ने उस नर्स की कलाई पकड़ ली और तभी एक क्रेक की आवाज आई और उसके साथ कि उस नर्स की दर्दनाक चीख उस पूरे कमरे में गूंज गई। सब हैरान रह गए। दादी, बाली और विमान कबीर की इस हरकत पर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। दादी नर्स के पास आईं, जो अपनी टूटी कलाई को पकड़े दर्द से चिल्ला रही थी। प्रिया की जो आंखें बंद थीं, वो उस नर्स की भयानक चीख से खुल गईं। लेकिन वो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही वो कबीर की गोद में थी। प्रिया ने नर्स की ओर देखना चाहा, लेकिन कबीर ने उसे वो मौका ही नहीं दिया और तेज कदमों के साथ चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कबीर के कमरे से बाहर निकलते ही वो नर्स गेट की भागी और अपने दर्द को देकर गेट खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन गेट पूरी तरह से बंद था।
कबीर सीधा सीढ़ियों से होता हुआ प्रिया के रूम की ओर बढ़ गया। प्रिया ने कबीर के चेहरे की ओर देखा, जो पूरा इमोशनल लेस था, लेकिन उसकी आंखें बेहद भयानक थीं। दोस्तों, आज किसी की शादी है तो ढोलक बज रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है, तो माफ़ी चाहती हूँ। इसके आगे मैं कहानी नहीं कर सकती हूँ, तो कल कोशिश करूँगी कि कहानी ज़्यादा कर दूँ, तो माफ़ कर देना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो कहानी को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आती है तो, और कमेंट ज़रूर करना।